हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। संगनी के हर एपिसोड में हम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लेके आते हैं जिससे कि हम आपकी ज़रूरत की हर एंगल को कवर कर सकें। ऐसा ही कुछ लेके आए हैं हम आज का एपिसोड, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे योगा क्लास की, फिर होंगी आपकी ब्यूटी से रिलेटेड कुछ बातें और आखिर में लेंगे आपकी क्वेरीज। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। सबसे पहले हम क्रोध से दूर जाने के लिए, क्रोध से निजात पाने के लिए, शांत रहने के लिए, पीसफुल रहने के लिए अभ्यास करते हैं गुरु प्रणाम आसन का। अगर आप किसी ऐसे पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, उसमें हल्का सा ग्लिटरी लुक दे सकते हैं। आपने हेवी साड़ी पहनी हुई तो हल्का सा ग्लिटरी लुक दे सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं एपिसोड की शुरुआत की तरफ और सबसे पहले आपको ले चलते हैं योगा क्लास में, जहां आचार्य प्रतिष्ठा जी आपको सिखाएंगी कुछ योगा आसन जो आपकी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाने में मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या कुछ आसन लेकर आई हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी खास आपके लिए। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और हम आज जिस विषय को आपके सामने लेकर के आए हैं, यूं तो हम 40 से अधिक 40 प्लस एज ग्रुप की महिलाओं के जितनी भी समस्याएं हैं उनको कवर कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या सिर्फ 40 प्लस महिलाओं की नहीं है। मैं अपने आसपास देखती हूँ कि हर आयु वर्ग इस समस्या से ग्रसित है, इस समस्या से परेशान है। वो खुद भी इस समस्या के बारे में जानते हैं, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंगर की, क्रोध की। क्रोध यानी अपने ऊपर काबू ना रहना, अपना टेम्परामेंट लूज कर जाना, बहुत जल्दी किसी भी बात पे गुस्सा हो जाना, दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल देना या स्वयं अपने ऊपर अपना गुस्सा निकालना। कितनी बार मैं देखती हूँ लोग गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में शीशे बंद हैं तब भी सामने वाले के लिए ऊपर चिल्ला रहे हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि सामने वाला उस बात को सुन भी नहीं पा रहा। तो उससे नुकसान किसका है? नुकसान हमारा स्वयं का है। क्रोध के बारे में गीता में बहुत सुंदर बात कही गई कि क्रोध स्वयं को खाता है और हास सामने वाले को खा जाता है। अगर आपको किसी ने गुस्सा दिलाया और आपने गुस्सा कर दिया, यानी कि उसकी सक्सेस और आपकी हार। वही अगर आपको कोई गुस्सा दिलाना चाह रहा है और आप मुस्कुरा दें, हंस दें, तो आपकी सक्सेस और उसकी हार। क्रोध को कंट्रोल करना की दवा सिर्फ और सिर्फ योग है। कोई दवाई, कोई मेडिसिन गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती सिवाय योग के। योग एक ऐसी जीवन शैली है जो एंगर मैनेजमेंट बहुत आसानी से आपको सिखा देती है। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए आपको आज के एपिसोड में हम 2 से 3 क्रियाएं बताएंगे और कुछ ऐसी टिप्स जो आपको एंगर मैनेजमेंट में लाभकारी हैं। सबसे पहले हम क्रोध से दूर जाने के लिए, क्रोध से निजात पाने के लिए, शांत रहने के लिए, पीसफुल रहने के लिए अभ्यास करते हैं गुरु प्रणाम आसन का। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप गुरु के घर में होते हैं, तब जब भी आप गुरु के सामने हैं तो आप अपने सारे विकारों को, सारी ईगो को, सारे क्रोध को त्याग करके गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। बस यही हम करते हैं गुरु प्रणाम आसन में, यथा नाम तथा गुणा। कैसे करेंगे गुरु प्रणाम आसन? गुरु प्रणाम आसन के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन अब आप जान ही चुके हैं कि आप दोनों पंजों को मिला लेंगे, एड़ी खुली रहेगी और खुली हुई एड़ी पे आप अपने हिप्स को टिका देंगे। वज्रासन में बैठेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहे, हाथों को नमस्ते की स्थिति में ले लेंगे, आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत। मन से सारे विकारों को निकाल करके फेंक देंगे। सिर्फ अपने आप को शांति में देखना, ऐसे कि स्वयं को अपने गुरु के आगे समर्पित करने आप जा रहे हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना, पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करना, थोड़ा सा पीछे बेंड करना, आगे झुकना, लोअर बैक, मिडिल बैक और फिर अपर बैक। हाथों को जमीन से छू देना, कोहनियों को जमीन से छू देना और माथे को जमीन से छू देना। ये ध्यान रहे कि आपके हिप्स आपके एड़ियों पर ही टिके रहेंगे। इस स्थिति में आकर के नमस्कार की स्थिति में जो आपके हाथ हैं उनको छोड़ देंगे और जमीन पर हाथों को टिका देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, यथा सामर्थ्य नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस स्थिति में रुके रहें। मन शांत है, कहीं कोई क्रोध का भाव नहीं है।
धीरे से अपनी कोहनियों को उठाएंगे, अपने चेहरे को उठाएंगे, अपने हाथों को फिर से जोड़ करके ऊपर की ओर ले आएंगे, फिर पीछे बेंड होना, कमर को सीधा कर देंगे, हाथों को फिर नमस्ते की स्थिति में ले आएंगे, हाथों को जंघाओं पर टिका देंगे। यहीं से क्रोध पे नियंत्रण पाने के लिए जो हम दूसरी क्रिया का अभ्यास लेंगे वो है आनंद मदिरा। पता नहीं कौन कौन सी मदिरा पीते रहते हैं, लेकिन एक मदिरा ऐसी है जो योग की मदिरा है, जिसका नशा ऐसा, जैसे ईश्वर के नाम का नशा ऐसा है जिसके आगे सब नशे फीके हैं, ऐसे ही आनंद मदिरा आपको आनंद देती है, क्रोध से आपको दूर ले जाती है, मन को शांत करती है। आप एंगर मैनेजमेंट सीखते हैं, कैसे आप गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरह से वज्रासन में आप बैठेंगे और अपने हाथों से अपने पैर के टखनों को पकड़ लेंगे, ऐसे कि उंगलियां बाहर की तरफ रहें और अंगूठे अंदर की तरफ। इस स्थिति में आ जाएंगे। आप अपने टखनों पर अपने हाथों के दबाव को अनुभव कर पाते हैं। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और इस स्थिति में आकर गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ देंगे, कंधों को बिल्कुल ढीला रखेंगे। कभी कभी इसमें लोग कंधों को स्टिफ कर लेते हैं, तो कंधों को बिल्कुल स्टिफ नहीं होने देना है। गर्दन को ढीला छोड़ेंगे और पूरा ध्यान टिका देंगे आज्ञा चक्र पर, भ्रू मध्य पर, यानी स्पेस बिटवीन द आईब्रोज। ऐसे जैसे आप एक टीवी स्क्रीन को देख रहे हैं, उस स्थान पर जहां आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाती हैं महिलाएं। न किसी विचार को आने देना, न किसी विचार को जाने देना, न किसी विचार को इनवाइट करना, न किसी विचार को अवॉइड करना। सिर्फ जो विचार आ रहा है उसको शांति से देखना। लेट इट कम, लेट इट गो। जब आपको थोड़ा सा गर्दन के पीछे अनकंफर्टेबल महसूस हो, गर्दन को सीधा कर देंगे। आपके भ्रू मध्य पर जो जो विचार आ रहे थे, let everything fade out. Let it be clear, let your screen be clear. हाथों को वापस ला करके घुटनों पर टिका देंगे। आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे, धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। ये किया आपने आनंद मदिरा आसन का अभ्यास। आनंद मदिरा का अभ्यास करें, गुरु प्रणाम आसन का अभ्यास करें, और इसके साथ 2 क्रियाएं और हैं जो हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। और ये तो हुई आसनों की बात, इनके अलावा आपको थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस लाने हैं, उन सब पे हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। अगर आप किसी ऐसे पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, उसमें हल्का सा ग्लिटरी लुक दे सकते हैं। आपने हेवी साड़ी पहनी हुई तो हल्का सा ग्लिटरी लुक दे सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब वक्त हो गया है ब्यूटी रिलेटेड बातें करने का, जहां हम लेते हैं आपकी ब्यूटी रिलेटेड कुछ इश्यूज और जानते हैं उनके सॉल्यूशन हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से। हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट हैं डॉली जी। वेलकम टू द शो डॉली जी। हेलो डॉली जी, आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली मेकअप मिस्टेक्स के बारे में, जो अक्सर हम अवॉइड कर देते हैं। मेकअप करना कैसे होता है ये तो हम जान लेते हैं, पर अक्सर लोग जो मिस्टेक्स कर देते हैं उस बारे में हम कभी बात नहीं करते। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि क्या कुछ ऐसी नॉर्मल मिस्टेक्स हैं जो लोग अक्सर कर देते हैं मेकअप करने के दौरान? देखिए, सबसे पहला मिस्टेक जो जनरली लोग करते हैं वो मेकअप शुरू करने से पहले स्किन को साफ नहीं करते, फेस को साफ नहीं करते। सबसे पहला स्टेप ये है कि बिफोर यू स्टार्ट अ मेकअप आप ज़रूर अपने फेस को क्लेंजिंग मिल्क से साफ करिए और उसमें अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। उसके बाद यू स्टार्ट विद द मेकअप, क्योंकि फिर अगर आपका फेस गंदा है, गंदा भी नहीं भाई, अगर आप
कहीं से भी आए हो, घर पे भी बैठे हो, तो डर्ट तो लग ही जाती है, तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी एक डर्ट की परत है वो लग गई और उसके ऊपर आपने बेस लगा दिया, तो स्किन बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, वो सांस भी नहीं ले पाती। इसलिए सबसे पहले कॉटन लें, उसमें क्लेंजिंग मिल्क लगाकर खूब अच्छे से फेस को साफ करें, उसके बाद उसमें मॉइस्चराइज़र लगाएं एंड देन यू स्टार्ट विद द मेकअप। तो फर्स्ट स्टेप ये है जो हम बहुत बार अक्सर देखा गया, लोग इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं कि जल्दी जल्दी जाना है, अरे छोड़ो फेस क्या साफ करना। सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है फेस वॉश कर लें, उसके बाद क्लेंजर से साफ करें, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं, तो स्किन एकदम बिल्कुल आपकी क्लियर रहती है। और जो भी हल्का जो पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं वो उतना हार्म नहीं करते हैं, जो बेस से क्लॉग भी हो गए तो उतना हार्म नहीं करते हैं, वो चोकिंग फीलिंग नहीं होती है स्किन को। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत आम गलती लोग करते हैं। डॉली जी, अगर मेकअप की शुरुआत की बात करें तो हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन यानी कि मेकअप बेस। मेकअप बेस लगाने में लोग अक्सर कौन सी मिस्टेक्स कर देते हैं, उस बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो बेस लगाते हैं, जो फाउंडेशन हम लगाते हैं, वो प्रॉपर तरीका उसका ये होता है कि आप उसकी ब्लेंडिंग, आप उसकी मिक्सिंग कैसे कर रहे हो और आप चूज़ कैसे कर रहे हो, जो कलर चूज़ करते हो वो कैसे कर रहे हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं अपना, अगर स्किन बहुत डार्क है, गोरे बनने के लिए वो बहुत लाइट कलर यूज़ कर लेते हैं और उसको फिर मर्ज भी प्रॉपर्ली नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं अगर बहुत ज़्यादा लगा लिया आपने तो वो क्रैक करने लग जाता है और कहीं बहुत ज़्यादा लगता है, अगर आप पास से देखोगे कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। उसके साथ एक अगर बहुत ज़्यादा है तो आप देखेंगे आईज़ के पास एक रिंकल वाला इफ़ेक्ट आ जाता है, आईज़ के नीचे बिल्कुल धारियाँ बन जाती हैं। तो जब हम कंसीलर लगा रहे हैं, एक तो कलर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा जो भी आपका स्किन टोन है उससे हम 1-2 शेड लाइट या 1-2 शेड ब्राइट, यही शेड लेना चाहिए। ये नहीं कि हमको गोरा होना है। यू शुड लुक ब्यूटिफुल। इट इज़ नॉट कि अगर आप गोरे होगे तभी आप ब्यूटिफुल लगोगे। तो आप जब ये बेस लगा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ब्लेंडिंग, किस तरह से आप कंसीलर को लगा रहे हो वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली नोज़ पे, आईज़ के नीचे, चिन एरिया में, फोरहेड पे खूब अच्छे से उसको मिक्स करिए, क्योंकि नोज़ एक ऐसा जगह है, अगर आपने बहुत ज़्यादा लगा दिया बेस तो वो बिल्कुल अलग सा लगेगा और वो आपके फेस से मैच भी नहीं करेगा, एक सिमेट्री भी नहीं लगेगी, वो बिल्कुल अलग से दौड़ेगा। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आँखों के ऊपर भी बहुत हल्के हाथ से आप बिल्कुल एक ये लें दाना और उसको लगाकर उसको खूब अच्छे से फैलाएं और उसको थोड़ा देर, जब आपने बेस लगा लिया उसको थोड़े देर छोड़ दें, 2-3 मिनट छोड़ दें, उसके बाद उसके ऊपर मेकअप करना शुरू करें। लोग क्या करते हैं, लगाया फटाफट, देखा भी नहीं कि वो सेटल किया है कि नहीं, बेस अच्छे से मर्ज किया है कि नहीं स्किन पे, और मेकअप करना शुरू कर देते हैं। जब आपने एक बार मेकअप करना शुरू कर दिया तो उसके बाद फिर आप बेस का कुछ नहीं कर सकते। जब आप एक बार लगा लिए और देख लिए कि वो आपके फेस पे सूट कर रहा है, उसके बाद शुरू करिए। उसको लाइट में अच्छे से देखिए कि वो ब्लेंडेड है कि नहीं। सेकेंडली, वो बेस कलर जो आपने चूज़ किया है वो आपके फेस पे जा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपके फेस का कम्प्लेक्शन को डल कर दे रहा है या डार्क कर दे रहा है या बहुत ज़्यादा वाइट लुक आ रहा है, पेंटेड लुक आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। डॉली जी, फाउंडेशन के बाद हम बढ़ते हैं आई मेकअप की तरफ। तो छोटी और बड़ी आंखों के लिए अलग अलग मेकअप होते हैं जो शायद लोगों को ज़्यादा पता ना हो। इसमें लोग अक्सर क्या मिस्टेक कर ले जाते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। जब कलर चूज़ करते हैं उस वक्त ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम 2-3 कलर चूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए हमने जो भी ड्रेस पहना है उसमें हम 3 कलर्स चूज़ करना चाहते हैं, तो हमें पहले ये देखना है कि लाइट कलर कौन सा है। तो जो लाइट कलर है उसका बेस बनाना चाहिए, उसे हमें सबसे नीचे लेना चाहिए, और जो सबसे ब्राइट कलर है वो सबसे कम यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ब्राइट कलर बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया तो आपका मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल डार्क रेड या डार्क मरून अपने आईज पे लगा लेते हैं, और उसके बाद और वो करने के लिए मान लीजिए उनके साड़ी में ग्रीन है तो उसके साथ ग्रीन कलर भी लगा लिया। तो ये सब नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मरून है तो आप सटल शेड ऑफ ब्राउन लीजिए, उसमें हल्का सा कॉपर इफेक्ट दे दीजिए। उसके बाद आपने आउटर एरिया में हल्का सा ग्रीन का टोन ले लिया। तो इस तरह अगर आप
कलर्स को ब्लेंड करते हुए लगाएंगे तभी वो अच्छा लगेगा। तो आपको कलर सेंस, जब आप मेकअप कर रहे हो तो सबसे बेसिक नेसेसिटी है वो कलर सेंस है कि आप कौन सा कलर कब कैसे यूज़ कर रहे हो, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं हम जिस कलर का ड्रेस पहने एकदम वैसे ही मैचिंग की, जैसे हमारी साड़ी है मेरे को बिल्कुल उसी कलर का शेड्स अपने आई शेड्स लगाने चाहिए। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। डॉली जी, इसके अलावा जो लिप कलर होता है या अपनी लिपस्टिक कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि हम अपनी लिप्स को कैसे ड्रेसअप करते हैं, उसमें ऐसी क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो लोगों से अक्सर हो जाती हैं? सबसे पहले तो लिप्स पे करने से क्लेंजिंग तो आपने की, लेकिन हल्का सा लिप बाम भी लगा लेना चाहिए या वैसलिन लगा दीजिए सबसे अच्छा, ताकि क्रैक्स ना आए, क्योंकि बहुत देर तक उसमें लिपस्टिक लगा रहना है। तो आप खा भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, तो अगर बहुत देर आपके होंठ सूखे रह गए तो उसमें आप देखेंगे कि क्रैक्स आने लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो खूब अच्छे से वो लगा लें एक पेट्रोलियम जेली, उससे आपके एक स्मूथनेस आ जाएगी और एक बेस बन गया, उसके ऊपर आप लिप कलर लगाइए। जहाँ तक लिप लाइनर का सवाल है, लोग सोचते हैं कि उससे ज़रूर लगाना है, लेकिन अगर आपको ढंग से लगाना नहीं आता है, अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको कितना लगाना है, तो वो बहुत ख़राब लगने लगता है। जैसा कि जनरली हम लोग बात करते हैं मेकअप में कि जब हम लिप लाइनर लगा रहे हैं तो हमको अपने लिप की शेप देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर जो पतली है तो हम थोड़ा सा बाहर ले जा सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं लिपस्टिक से। लाइनर लगाया थोड़ा बड़ा और उसको फिल कर दिया। अगर लिप्स बहुत चौड़े हैं तो थोड़ा सा लिप्स को नीचे से काट दिया, लाइनर ऐसे लगाया कि नीचे का हिस्सा हट गया और उसको फिल कर दिया। और फिर उसको अगर आप थोड़ा सा, जैसे अगर आप किसी ऐसे पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, उसमें हल्का सा ग्लिटरी लुक दे सकते हैं। आपने हेवी साड़ी पहनी हुई तो हल्का सा ग्लिटरी लुक दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल डल साड़ी पहने हुए और आपने एक ब्राइट लिपस्टिक लगा ली, ऊपर से ग्लिटर लगा लिया, तो वो नहीं अच्छा लगता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं, उनको लगता है कि अगर हम ब्राइट शेड लगा लेंगे तो मेरा मेकअप बिल्कुल इन्हांस्ड हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। आईज एंड लिप्स का बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आईज ब्राइट किए हुए हैं तो लिप का शेड सटल रखना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने आई में कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं किया, हल्का सा शैडो लगाया और आई पेंसिल लगा ली, काजल पेंसिल लगा लिया या बहुत हल्का सा लाइनर लगा लिया, तब आप एक ब्राइट शेड लिप में ले सकते हो। क्योंकि अगर आप दोनों जगह फोकस करोगे तो आपका मेकअप जो है वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा। आपका फेस में वो, जैसे कहते हैं ना, वो शो नहीं आएगा, क्योंकि सभी कुछ ब्राइट है तो इट विल नॉट लुक अट्रैक्टिव। तो ये जनरली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम ब्लश ऑन की बात करें, जिसके बगैर मेकअप हमारा कंप्लीट नहीं होता, तो ब्लश ऑन लगाते वक्त लोग क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो करते हैं? ब्लश ऑन आपने देखा होगा, कुछ लोग सिर्फ अपने चीक पे बीच में यहाँ पर लगा कर छोड़ देते हैं। दैट इज़ नॉट द वे, और ये बहुत अक्सर देखा गया है कि लोग ऐसा करते हैं। वो हमेशा चीक के ऊपर होना चाहिए एंड इट शुड एंड वेयर योर आईज का जो कोना आता है वहाँ पर, और उसको जो लगाया जाता है बिल्कुल सटल तरीके से लगाइए। और वो ऐसे ब्लॉची इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि आपने गोल गोल बस लगा दिया, उसको ऊपर की तरफ करके लगाइए। वो होता है, ब्लश ऑन होता है आपके चीक बोन्स को हाईलाइट करने के लिए। वो ये नहीं होता कि हमारे गाल हैं तो हमने उसमें ऐसे लगा लिया। तो वो तरीका जो है उसका भी ध्यान रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लोग चीक्स में भी वही करते हैं, जैसे उन्होंने ब्राइट आईज ली, ब्राइट लिपस्टिक लिप शेड लिया और उसी के साथ ब्राइट सा उन्होंने ब्लश ऑन भी ले लिया। तो ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कलर, जैसा कि मैंने कहा, कोई भी मेकअप कर रहा है उसको कलर सेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ एरिया को आपने हाईलाइट किया तो दूसरे वाले को थोड़ा सा डल करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे फेस में एक सिमेट्री रहनी चाहिए। अगर सभी कुछ ब्राइट ब्राइट है तो आपका वो अच्छा नहीं लगेगा। आपने साड़ी भी हैवी पहन ली है, ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा आपने मेकअप कर लिया, बेस प्ले भी आपने सही ढंग से नहीं किया, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉली जी, मेकअप की बात तो हो गई, अब हम लेंगे दर्शकों की कुछ क्वेरीज एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम लेंगे आपकी क्वेरीज और जानेंगे उनके आंसर्स हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से। अगर आपको लगता है कि कंटिन्यूसली आपको 1 घंटा कंप्यूटर में काम करना ही करना है, तो कम से कम 10 मिनट आप रेस्ट दीजिए अपने आँखों को। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। जैसा कि हमने कहा था कि ब्रेक के बाद हम लेंगे आपकी क्वेरीज, तो चलिए एक बार फिर जुड़ते हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से। डॉली जी, हमारी जो सबसे पहली क्वेरी है उसमें हमारी दर्शक कहती हैं कि वो 23 इयर्स ओल्ड हैं और उनके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं, जिसके लिए वो एक रेगुलर ब्लीच यूज़ कर देती हैं रेगुलर बेसिस पे। तो ये जानना चाहती हैं वो कि ब्लीचिंग करना कितना सेफ है स्किन के लिए, और अगर कोई और उपाय है फेशियल हेयर्स रिमूव करने के लिए तो वो बताइए। अगर आप अपने आप कर रहे हो तो क्या आपको सही पता है कि कितना एक्टिवेटर मिलाना है, कितने देर ब्लीच को छोड़ना है। मान लीजिए कभी कभी हेयर बहुत हार्ड होता है, उसका कलर नहीं चेंज होता है, तो अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओगे या अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा वो ब्लीच लगाकर वो टेक्नीशियन कभी हटता नहीं है, वो लोग चेक करते रहते हैं कि कितना हो रहा है। कभी कभी स्किन बहुत डेलिकेट होता है, उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर डाल दोगे तो ब्लीच बहुत रिएक्ट कर जाता है, रेडनेस आ जाती है, दाने आ जाते हैं, कभी कभी स्क्रैची सा स्किन हो जाता है, खुजली मचने लगती है। तो ब्लीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्वालिटी, ब्लीच क्रीम की क्वालिटी कैसी है, उसमें एक्टिवेटर कितना मिलाना है, ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। हालांकि ये सब आजकल शेल्फ में मिलते हैं, आप किसी भी शॉप पे जाओगे आपको 10 तरह की ब्लीच मिल जाएंगी। लोगों को लगता है कि भाई हम ब्लीच खुद ही लगा लें, कुछ पैसे बच जाएंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट हार्म्स योर स्किन एंड यू एंड अप पेइंग मोर। सो कभी भी आप ब्लीच लगाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल जितने ब्लीचेस आ गए हैं वो दे आर वेरी स्किन फ्रेंडली और कुछ भी हार्म नहीं करते हैं। तो अगर आप हाई एंड अच्छा ब्लीच लगाओगे, किसी अच्छे टेक्नीशियन से लगवाइए, तो आपके स्किन को कोई हार्म नहीं होगा, क्योंकि उससे टैनिंग तो रिमूव होती ही है एंड प्लस जो फेशियल हेयर है वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो ब्लीच से वो छुप जाता है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हेयर है और ब्लीच से वो, अगर ब्लीच से भी कलर थोड़ा डिसकलर हो जाता है, आई मीन वो लाइटर शेड हो जाता है, तो वो भी फिर लेकिन झलकने लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो यू कैन ट्राई फेशियल वैक्सिंग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सेफ। बट मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि ये सब चीज़ों के साथ मतलब यू शुड नॉट प्ले विद देम। आप किसी अच्छे टेक्नीशियन के पास जाइए और कराइए, जब भी आपको वक्त मिले तो उन्हीं से कराइए, दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। डॉली जी, इसके बाद जो हमारी क्वेरी है उसमें हमारी दर्शक कहती हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं जो बहुत प्रोमिनेंट है, उसे रिमूव करने के लिए वो कोई तरीका जानना चाहती हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले अगर आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप या कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो उसको बंद करिए, गिव योर आइज अ रेस्ट। अगर आपको लगता है कि कंटिन्यूसली आपको 1 घंटा कंप्यूटर में काम करना ही करना है, तो कम से कम 10 मिनट आप रेस्ट दीजिए अपने आँखों को बंद कर लीजिए एंड जस्ट क्लोज योर आइज, कुछ मत करिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी ये डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप कंप्यूटर्स या लैपटॉप पे वर्क नहीं कर रहे हो और वैसे ही डार्क सर्कल्स हो रही है, तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो नींद पूरा करें। उसके साथ साथ आप हल्का सा आलू घिस लें खूब अच्छे से, उसको फ्रीज़र सेक्शन में रखें, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-3 मिनट के लिए रखें, खूब अच्छे से ठंडा हो जाए, उसको अपने आँखों में लगा लीजिए। उसका जो जूस है उससे आप देखेंगे डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएगा। अगर इन सब चीज़ों से भी नहीं होता है, देन यू आर सपोज टू यूज़ अ अंडर आई क्रीम, क्योंकि तब अगर इन सब चीज़ों से नहीं होता है तो मतलब बहुत ज़्यादा वो गहरा हो गया आपका डार्क सर्कल्स और इन सब चीज़ों से वो नहीं जा रहा है, तब आपको अंडर आई क्रीम लगाना होगा। लेकिन ज़रूर कुछ भी आप करें, अपने आँखों को रेस्ट देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉली जी, इसके बाद जो हमारी क्वेरी है उसमें हमारी दर्शक कहती हैं कि उन्हें ब्लैक हेड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं उनके फेस पे, उसे रिमूव कैसे किया जा सकता है वो ये जानना चाहती हैं।
देखिए होम रेमेडी ये होता है कि स्क्रबिंग से आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा अंदर तक चले जाते हैं तो उनको ब्लैक हेड रिमूवर से ही रिमूव करना पड़ता है। तो आप उसमें हल्का सा स्टीम दीजिए, जब पोर्स खुल जाते हैं तो उनको दबाकर निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वो बहुत आपको परेशान करेंगे। स्किन में इचिंग होने लगेगी, देखने में तो अच्छा नहीं लगेगा, स्किन में इचिंग भी हो जाएगी और आप वो सब टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा है तो एक क्लीन अप आप किसी प्रोफेशनल के यहाँ जाकर खूब अच्छे से क्लीन अप करा लीजिए, उस हल्का सा स्क्रब करके स्टीम देकर रिमूवर से उसे रिमूव कर देगा। तो उससे आपकी जो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स, जो भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। डॉली जी, हमारी जो अगली क्वेरी है उसमें हमारे दर्शक कहती हैं कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, उसे रिमूव करने के लिए वो क्या करें और उसके लिए कोई सोल्यूशन है भी या नहीं, वो ये जानना चाहती हैं। ओपन पोर्स की समस्या भी बहुत ज़्यादा गंभीर है। उससे क्या होता है, जब पोर्स ओपन रहते हैं तो बहुत सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि ओपन पोर्स हैं उसमें डस्ट बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, तो उसमें स्किन में एक डलनेस आने लगती है, कभी कभी पिंपल्स होने लगते हैं, दाने होने लगते हैं। तो इसके लिए पैक्स आते हैं, आप वो लगाइए तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो ये ओपन पोर्स हैं ये बंद हो जाएंगे और आपको ये जो प्रॉब्लम्स आप अभी फेस कर रहे हो वो दूर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉली जी, हमें ये इफेक्टिव सॉल्यूशंस बताने के लिए। इट्स माय प्लेजर। तो ये थी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट की तरफ से कुछ इफेक्टिव सॉल्यूशंस, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ज़रूर दूर हो जाएगी। अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात फिर से आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।